नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं प्यार ही जिंदगी है पॉडकास्ट शो। आज के एपिसोड का विषय है विवाह, चुनौतियां और समाधान। विवाह केवल दो व्यक्तियों का साथ नहीं है, बल्कि यह जीवन भर की साझेदारी और जिम्मेदारियों का संगम है। इस रिश्ते में प्यार, भरोसा और प्रतिबद्धता जितने अहम हैं, उतनी ही चुनौतियां भी सामने आती हैं। संचार की कमी, आर्थिक परेशानियां, अंतरंगता से जुड़े सवाल, बेवफाई और मूल्यों व लक्ष्यों में भिन्नता, ये सब रिश्ते को हिला सकते हैं। लेकिन हर समस्या का समाधान भी मौजूद है। आज हम इन्हीं चुनौतियों और उनके व्यावहारिक समाधान की गहराई में उतरेंगे, ताकि हर श्रोता अपने रिश्ते को और मजबूत बनाने की दिशा में कदम बढ़ा सके। तो आइए शुरू करते हैं यह आत्मीय और विचारपूर्ण यात्रा। नमस्कार। आज हम शादी के रिश्ते की गहराइयों में उतर रहे हैं। ये एक ऐसा सफर है जो जिंदगी भर चलता है। इसमें उतार चढ़ाव, खुशियां और हाँ, यकीनन कुछ मुश्किलें भी आती हैं। हमारे पास लव इज लाइफ, लाइफ इज लव किताब के यूनिट 3 लव एंड मैरिज का एक हिस्सा है। इसका नाम है विवाह, चुनौतियां और समाधान। तो हमारा मकसद है इस जानकारी के जरिए ये समझना कि शादीशुदा जोड़ों के सामने आमतौर पर कौन सी बाधाएं आती हैं और इस स्रोत के मुताबिक उनसे कैसे निपटा जा सकता है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। विवाह को अक्सर एक खूबसूरत बंधन माना जाता है ना? पर वो कौन सी आम रुकावटें हैं जिनका जिक्र इस सामग्री में है, और क्या वाकई उनसे पार पाया जा सकता है? पहली और शायद सबसे आम चुनौती वो है बातचीत की समस्या, कम्युनिकेशन गैप। सुनने में तो बहुत बेसिक लगता है, पर ये इतनी बड़ी मुश्किल कैसे बन जाती है? हाँ, ये एक बहुत दिलचस्प सवाल है, क्योंकि देखिए, बातचीत का मतलब सिर्फ बातें करना नहीं होता है। असल में ये एक दूसरे को समझने का, महसूस करने का जरिया है। अब होता क्या है, जैसा कि स्रोत इशारा कर रहा है, जिंदगी की भागदौड़, अलग अलग काम के घंटे, थकान, ये सब समय चुरा लेते हैं। हाँ, टाइम ही नहीं मिलता। बिल्कुल। लेकिन उससे भी ज्यादा कई बार हम एक ही बात को अलग नजरिए से देखते हैं। मतलब एक के लिए जो चिंता की बात है, हो सकता है दूसरे के लिए उतनी बड़ी ना हो। ये व्यक्तिगत मतभेद और वो गलत फहमियां ही हैं जो धीरे धीरे पनपती हैं। अच्छा। जब हम सच में एक दूसरे की बात सुनने और समझने की कोशिश नहीं करते, तो बस शब्दों का शोर रह जाता है। वो जुड़ाव, वो कनेक्शन खत्म होने लगता है। ये कमी ही रिश्तों में धीरे धीरे दूरी पैदा करती है। ये बात तो है कि बिजी होना और अलग नजरिए ये असल में सुनने और समझने की क्षमता को कम कर देते हैं। लेकिन क्या इस स्रोत में ये भी बताया गया है कि ये बातचीत की कमी, ये कम्युनिकेशन गैप आगे चलकर और किन प्रॉब्लम्स को जन्म दे सकता है? सिर्फ दूरी या कुछ और भी? हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ इमोशनल दूरी तक ही नहीं रहता। खराब कम्युनिकेशन का असर रिश्ते के लगभग हर पहलू पर पड़ सकता है। आप देखिए, जैसे पैसों से जुड़े फैसलों में असहमति बढ़ सकती है। क्यों? क्योंकि दोनों अपनी जरूरतें या चिंताएं ठीक से बता ही नहीं पा रहे। इंटीमेसी में कमी आ सकती है, क्योंकि वो भावनात्मक जुड़ाव, वो बॉन्डिंग कमजोर पड़ गई है। यहाँ तक कि रोजमर्रा की छोटी छोटी बातें भी बड़ी लगने लगती हैं, क्योंकि उन्हें सुलझाने का तरीका, यानी खुलकर बात करना, वो है ही नहीं। तो हाँ, कम्युनिकेशन की कमी कई दूसरी बड़ी मुश्किलों की जड़ बन सकती है। तो मतलब बातचीत की नींव पर ही बाकी सब कुछ टिका है। चलिए अगली चुनौती पर आते हैं, जिसका जिक्र है आर्थिक कठिनाइयां, पैसा। ये तो हमेशा से ही एक सेंसिटिव मुद्दा रहा है। स्रोत कहता है कि ये अक्सर स्ट्रेस का कारण बनता है। ये किस रूप में सामने आता है? क्या ये सिर्फ कम आमदनी की बात है? नहीं, ये सिर्फ आमदनी कम या ज्यादा होने की बात नहीं है। हालांकि वो भी एक फैक्टर हो सकता है। ज्यादातर मामलों में, जैसा स्रोत संकेत देता है, पैसे से जुड़े झगड़े असल में हमारे गहरे मूल्यों और प्रायोरिटीज का टकराव होते हैं। अच्छा, मूल्यों का कैसे? हाँ, सोचिए, एक साथी है जो भविष्य की सिक्योरिटी के लिए ज्यादा बचत करना चाहता है, हर खर्च सोच समझकर करना चाहता है। दूसरा साथी शायद वर्तमान में, मतलब आज में, बेहतर लाइफ जीने, एक्सपीरियंस हासिल करने पे ज्यादा जोर देता है। अब यहाँ लड़ाई सिर्फ पैसों की नहीं है, ये है सिक्योरिटी बनाम आजादी, फ्यूचर बनाम प्रेजेंट।
ये सोच का फर्क है। खर्च कैसे करें, बचत कितनी हो, कर्ज लें या नहीं, इन सब फैसलों के पीछे हमारी एक गहरी मान्यताएं काम कर रही होती हैं। जब इन पर खुलकर बात नहीं होती और आपसी सहमति नहीं बनती, तो पैसा स्ट्रेस का एक बड़ा जरिया बन जाता है। ये बहुत गहरी बात है कि पैसों के झगड़े असल में वैल्यूज के झगड़े हैं। इसका मतलब यहाँ भी कम्युनिकेशन की कमी एक बड़ा रोल प्ले कर रही है। बिल्कुल, निश्चित रूप से। अगर आप अपने आर्थिक डर, अपनी उम्मीदें, अपने गोल्स साथी के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं या उनकी बातों को समझ नहीं पा रहे हैं, तो फिर सहमति कैसे बनेगी? आर्थिक संतुलन बनाना, जैसा स्रोत कहता है, सिर्फ हिसाब किताब मिलाना नहीं है, बल्कि एक साझा, एक कॉमन आर्थिक नजरिया डेवलप करना है, और ये बिना अच्छे कम्युनिकेशन के मुमकिन नहीं है। ठीक है, ओके। अगली चुनौती जिसका जिक्र है वो है अंतरंगता यानी इंटीमेसी की समस्याएं। स्रोत इसके पीछे स्ट्रेस, बिजी शेड्यूल और जुड़ाव की कमी को वजह बताता है। इसे थोड़ा और समझाएंगी? हाँ, देखिए, इंटीमेसी को अक्सर सिर्फ फिजिकल नजदीकी समझ लिया जाता है ना? लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा है। ये वो इमोशनल कनेक्शन है, वो एहसास कि आप अपने साथी के साथ पूरी तरह सेफ महसूस करते हैं, अपनी कमजोरियां, अपने डर, अपनी खुशियां बिना किसी झिझक के शेयर कर सकते हैं। इमोशनल सेफ्टी। बिल्कुल। अब जब जिंदगी में स्ट्रेस हावी होता है, काम का प्रेशर, घर की जिम्मेदारियां, पैसे की चिंताएं, तो हमारी इमोशनल एनर्जी कम हो जाती है। हम थक जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। ऐसे में वो गहरा भावनात्मक जुड़ाव बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। बिजी होने के कारण साथ में क्वालिटी टाइम नहीं मिल पाता। स्रोत इसी जुड़ाव की कमी की बात कर रहा है। अच्छा, तो क्वालिटी टाइम और इमोशनल कनेक्ट। हाँ, और जब ये इमोशनल नजदीकी कम होती है तो उसका असर फिजिकल इंटीमेसी पर भी पड़ता है। मुश्किल ये है कि इस टॉपिक पर बात करना कई जोड़ों के लिए बहुत अनकंफर्टेबल होता है, जिससे प्रॉब्लम और उलझ जाती है। चुनौती पर आते हैं, जैसे स्रोत विनाशकारी कहता है, बेवफाई या इनफिडेलिटी। ये शब्द ही अपने आप में बहुत भारी है। बिल्कुल, विनाशकारी, क्योंकि बेवफाई रिश्ते की बुनियाद यानी भरोसे पर सीधा हमला है। इसीलिए स्रोत इसे विनाशकारी कह रहा है। ये सिर्फ एक गलती नहीं है, ये एक गहरा विश्वासघात है। इससे उभरना बेहद मुश्किल होता है। रिश्ते में आई इस दरार को भरना, अगर दोनों साथी चाहें भी, तो एक लंबी और दर्दनाक प्रोसेस हो सकती है। हाँ, ट्रस्ट वापस जीतना तो बहुत मुश्किल होता होगा। बहुत ज्यादा। जैसा स्रोत इशारा करता है, इसमें अक्सर बाहरी मदद की जरूरत पड़ती है, जैसे मैरिज काउंसलिंग या थेरेपी, क्योंकि टूटे हुए भरोसे को फिर से जोड़ना, उन भावनाओं से निपटना जो इसके साथ आती हैं, गुस्सा, दर्द, शर्म, गिल्ट, ये सब अकेले कर पाना बहुत चैलेंजिंग होता है। और आखिर में स्रोत मूल्यों और लक्ष्यों में अंतर की बात करता है, वैल्यूज और गोल्स में डिफरेंस। ये थोड़ा हैरान करता है, क्योंकि लगता है कि लोग शादी से पहले इन चीजों पर बात करते होंगे, फिर ये बाद में समस्या क्यों बन जाते हैं? हाँ, ये एक बहुत ही अहम मुद्दा है। लोग शादी से पहले बात करते तो हैं, पर कई बार वो बातचीत बहुत ऊपर ऊपर से होती है, सतही, या फिर हम मान लेते हैं कि हाँ, हम एक जैसा ही सोचते हैं। हाँ, assumptions। बिल्कुल। दूसरी बात, और शायद ज्यादा जरूरी, ये है कि हम इंसान बदलते हैं। समय के साथ हमारे अनुभव, हमारी प्रायोरिटीज, हमारी वैल्यूज इवॉल्व होती हैं। जो चीज 10 साल पहले जरूरी थी, हो सकता है आज उतनी ना हो। जीवन के लक्ष्य भी बदल सकते हैं, करियर को लेकर, फैमिली बढ़ाने को लेकर, कहाँ रहना है इसको लेकर। जैसे सोचिए, एक साथी करियर में बहुत एम्बिशियस हो गया है और दूसरे को अब एक शांत सिंपल लाइफ चाहिए, या एक बच्चा चाहता है और दूसरा भी रेडी नहीं है या चाहता ही नहीं है। ये वो बड़े जीवन के फैसले हैं जिनका जिक्र स्रोत में है, जो इन गहरे मतभेदों को सतह पर ले आते हैं। अगर इन बदलते मूल्यों और लक्ष्यों पर लगातार खुली बातचीत और एडजस्टमेंट की गुंजाइश न हो, तो ये गंभीर तनाव पैदा कर सकते हैं, भले ही शुरुआत में सब ठीक लगा हो। तो हमने देखा कि ये चुनौतियां काफी आम हैं और एक दूसरे से जुड़ी हुई भी लगती हैं। कम्युनिकेशन की कमी तो जैसे हर जगह अपनी भूमिका निभा रही है, लेकिन राहत की बात यह है कि हमारा स्रोत सिर्फ मुश्किलें गिनाकर नहीं छोड़ता, बल्कि राह भी दिखाता है, समाधान भी बताता है। चलिए अब उन समाधानों पर बात करते हैं जो इस सामग्री में सुझाए गए हैं। हाँ, बिल्कुल। शुरुआत कम्युनिकेशन से ही करते हैं। कहा गया है, संवाद को प्राथमिकता दें, प्रायोरिटाइज कम्युनिकेशन। सुनने में अच्छा लगता है, पर असल जिंदगी में इसका मतलब क्या है? कैसे करें इसे? हाँ, प्राथमिकता देने का असल जिंदगी में मतलब है इसे एक जरूरी काम समझना। जैसे आप ऑफिस मीटिंग या डॉक्टर अपॉइंटमेंट को मिस नहीं करते, वैसे ही इसे भी इम्पोर्टेंस दें।
इसका मतलब है इसके लिए जानबूझकर समय निकालना, डेडिकेटेड टाइम, चाहे रोज 15-20 मिनट ही क्यों ना हो, जब आप बिना किसी डिस्टर्बेंस के एक दूसरे से बात कर सके, फोन वगैरह साइड में रखकर। अच्छा, डेडिकेटेड टाइम। हाँ, और बात सिर्फ अपनी कहना नहीं है, स्रोत एक दूसरे को सुनने पर जोर देता है। एक्टिव लिसनिंग मतलब ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना कि दूसरा क्या महसूस कर रहा है, उसकी बात के पीछे की भावना क्या है। सिर्फ शब्दों को नहीं, इमोशंस को भी। अपनी भावनाओं और जरूरतों को व्यक्त करना भी जरूरी है, लेकिन आरोप लगाए बिना। मुझे ऐसा महसूस होता है कि अंदाज में आई फील स्टेटमेंट्स। ब्लेम गेम नहीं। बिल्कुल नहीं। और साझा जमीन तलाशना मतलब ये मान के चलना कि हमेशा आपकी बात सही नहीं होगी। बीच का रास्ता निकालने के लिए तैयार रहना, थोड़ा झुकने के लिए तैयार रहना, ये सब मिलकर इफेक्टिव कम्युनिकेशन बनाते हैं। यानी सिर्फ बात करना नहीं, बल्कि सही तरीके से, सही नियत से और समर्पित समय निकालकर बात करना, ये वाकई अमल करने लायक बात है। अब आते हैं आर्थिक मामलों पर, फाइनेंशियल इश्यूज। समाधान है मिलकर आर्थिक प्रबंधन करें, मैनेज फाइनेंस टुगेदर। स्रोत टीम वर्क की बात करता है। जोड़े इसे हकीकत में कैसे बदल सकते हैं? टीम वर्क यहाँ सबसे अहम शब्द है। सबसे पहले तो पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी। आमदनी कितनी है, खर्चे कहाँ हो रहे हैं, कोई कर्ज है या बचत, सब कुछ खुला होना चाहिए, कोई छुपाऊ नहीं। ओपन बुक्स। हाँ बिल्कुल। फिर मिलकर फाइनेंशियल गोल्स तय करना, छोटे लक्ष्य जैसे अगले वैकेशन के लिए बचत, और बड़े लक्ष्य जैसे घर खरीदना, रिटायरमेंट प्लानिंग। इसके लिए बजट बनाना, उसे ट्रैक करना बहुत मददगार हो सकता है। आजकल कई ऐप्स भी हैं जो इसमें हेल्प करते हैं। और सबसे जरूरी बात, फैसले मिलकर लेना, अकेले नहीं। नहीं, बड़ा खर्च करना है, कहीं इन्वेस्ट करना है तो अकेले फैसला न लें, डिस्कस करें, सहमति बनाएं। जब दोनों साथी इसे एक साझा जिम्मेदारी, एक टीम एफर्ट की तरह देखते हैं तो पैसों को लेकर होने वाला स्ट्रेस काफी कम हो सकता है और लक्ष्य हासिल करना भी आसान लगता है। ये टीम वाला नजरिया वाकई मददगार लग रहा है। अब इंटीमेसी के मुद्दों पर आते हैं। समाधान बताया गया है खुली और ईमानदार चर्चा और जरूरत पड़ने पर मदद लेना, ओपन एंड ऑनेस्ट डिस्कशन। लेकिन जैसा हमने पहले बात की, इस पर बात करना ही तो मुश्किल होता है। इस झिझक को कैसे तोड़ा जाए? ये सच है कि इस पे बात करना अनकंफर्टेबल हो सकता है। इसके लिए हिम्मत चाहिए, करेज। खुली और ईमानदार चर्चा का मतलब है अपनी जरूरतों, अपनी इच्छाओं, अपने डर को बिना किसी लाग लपेट के, लेकिन रिस्पेक्टफुली साथी के सामने रखना। और उतना ही जरूरी है साथी की बातों को बिना जज किए सुनना, नॉन जजमेंटल लिसनिंग। शुरुआत शायद थोड़ी मुश्किल हो, लेकिन ये जरूरी है। और यहीं पर स्रोत का दूसरा सुझाव काम आता है, मदद लेना, सीकिंग हेल्प। अगर आपसी बातचीत से बात नहीं बन रही है तो किसी ट्रेन्ड मैरिज काउंसलर या थेरेपिस्ट के पास जाना कमजोरी की निशानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये दिखाता है कि आप अपने रिश्ते को वैल्यू देते हैं और उसे बेहतर बनाने के लिए कदम उठाने को तैयार हैं। ये एक कमिटमेंट है। थेरेपिस्ट एक सेफ स्पेस देते हैं जहां आप बिना झिझक के बात कर सकते हैं और वो आपको कम्युनिकेशन के बेहतर तरीके सिखाने में मदद कर सकते हैं। इसे एक इन्वेस्टमेंट की तरह देखना चाहिए, अपने रिश्ते के हेल्थ में इन्वेस्टमेंट। मदद मांगने को सामान्य और सकारात्मक मानना, ये जरूरी बदलाव है सोच में। बेवफाई जैसे गंभीर मुद्दे के बाद ट्रस्ट फिर से बनाने के लिए भी स्रोत मदद लेने की सिफारिश करता है। यहाँ प्रोफेशनल हेल्प किस तरह काम करती है? बेवफाई के बाद का माहौल बहुत नाजुक होता है, इमोशनली बहुत चार्ज्ड होता है। प्रोफेशनल मदद जैसे किसी थेरेपिस्ट की यहाँ कई तरह से काम करती है। पहला, वो एक न्यूट्रल और सेफ जगह देते हैं जहाँ दोनों साथी अपनी तीव्र भावनाओं, दर्द, गुस्सा, धोखा, गिल्ट को एक्सप्रेस कर सके और उन्हें समझा जा सके बिना किसी पर अटैक किए। सेफ स्पेस। हाँ। दूसरा, थेरेपिस्ट उन अंडरलाइंग कारणों को पहचानने में मदद कर सकते हैं जिनकी वजह से बेवफाई हुई। क्या रिश्ते में पहले से कोई अनसुलझी समस्या थी, कम्युनिकेशन गैप था या कोई पर्सनल इशू था? तीसरा, अगर कपिल रिश्ते को एक और मौका देना चाहता है तो थेरेपिस्ट विश्वास बहाली यानी रीबिल्डिंग ट्रस्ट की बेहद कठिन प्रक्रिया में उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं। कैसे? इसमें क्या शामिल होता है? इसमें कई चीजें हैं, जैसे जवाबदेही लेना, अकाउंटेबिलिटी, माफी मांगना और उसे स्वीकार करना।
नई बाउंड्रीज तय करना और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप भरोसा बनाने के कदम शामिल हो सकते हैं। ये सफर लंबा और मुश्किल होता है, लेकिन प्रोफेशनल हेल्प के साथ इसके सफल होने की संभावना बढ़ जाती है। ये प्रक्रिया वाकई बहुत जटिल लगती है और प्रोफेशनल मदद की अहमियत समझ आती है। आखिर में अलग अलग वैल्यूज और गोल्स के लिए समाधान है समझौता और समर्थन, कॉम्प्रोमाइज एंड सपोर्ट। ये सब सुनने में तो अच्छे हैं, पर क्या इससे मन में कड़वाहट नहीं आती कि अरे मुझे ही झुकना पड़ रहा है? ये संतुलन कैसे बनता है? हाँ, ये बहुत वाजिब सवाल है। समझौता का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि एक साथी हमेशा अपनी इच्छाएं दबाए और दूसरा हमेशा अपनी मर्जी चलाए। वो तो समर्पण हो जाएगा, कॉम्प्रोमाइज नहीं। सफल समझौते की नींव आपसी सम्मान, म्यूचुअल रिस्पेक्ट पर टिकी होती है। अच्छा, इसका मतलब है ये समझना कि आपके साथी के लिए क्या चीजें सच में बहुत जरूरी हैं, उसके नॉन नेगोशिएबल्स क्या हैं, और साथ ही अपनी जरूरी बातों को भी क्लियरली रखना। फिर मिलकर ऐसे रास्ते खोजना जहां दोनों की कुछ जरूरतें पूरी हों, जहां दोनों को लगे कि हाँ, उनकी बात सुनी और समझी गई है। ये एक विन विन सिचुएशन तलाशने जैसा है, न कि विन लूज। ठीक है। और सपोर्ट? और दूसरा हिस्सा है समर्थन, यानी सपोर्ट। इसका मतलब है एक दूसरे के पर्सनल गोल्स और सपनों का भी सम्मान करना और उन्हें पूरा करने में मदद करना, भले ही वो आपके साझा लक्ष्य ना हो। जब साथी को लगता है कि आप उसकी व्यक्तिगत खुशी और तरक्की की भी परवाह करते हैं, तो रिश्ते में कड़वाहट की जगह आपसी समझ और मजबूती आती है। यहाँ फिर से अच्छा कम्युनिकेशन बहुत क्रूशियल है। तो कुल मिलाकर इस स्रोत से जो तस्वीर उभरती है वो ये है कि विवाह कोई ऑटो पायलट मोड पर चलने वाली चीज नहीं है। इसमें लगातार कोशिश, ध्यान, समर्पण और हाँ, आने वाली चुनौतियों का सामना करने की हिम्मत चाहिए होती है। ये एक सतत यात्रा है, एक ऑनगोइंग प्रोसेस। बिल्कुल सही कहा। और गौर करने वाली बात यह है कि ये सारी चुनौतियां और समाधान आपस में जुड़े हुए हैं, इंटरकनेक्टेड है। जैसा हमारी बातचीत से भी साफ हुआ, अच्छा कम्युनिकेशन लगभग हर चीज की कुंजी है। चाहे वो पैसों पर बात करनी हो, इंटीमेसी बढ़ानी हो या वैल्यूज के टकराव को सुलझाना हो। बेवफाई जैसी बड़ी घटना भी अक्सर पहले से मौजूद कम्युनिकेशन या कनेक्शन की कमी से जुड़ी हो सकती है। इसी तरह समाधान भी जुड़े हैं। टीम वर्क सिर्फ पैसों के लिए नहीं, हर मुश्किल से निपटने के लिए जरूरी है। मदद मांगना, चाहे वो साथी से खुलकर बात करना हो या प्रोफेशनल हेल्प लेना, ये दिखाता है कि आप रिश्ते को बचाने और मजबूत करने के लिए कमिटेड हैं। ये कमजोरी नहीं, ये ताकत है, स्ट्रेंथ है। सार यही है कि रिश्ता एक साझा प्रोजेक्ट है जिसे दोनों को मिलकर सींचना और संवारना होता है। और अंत में स्रोत एक उम्मीद भी जगाता है कि अगर इन समाधानों पर ध्यान दिया जाए, फोकस किया जाए, तो न सिर्फ मुश्किलों से निपटा जा सकता है, बल्कि एक ज्यादा मजबूत और टिकाऊ रिश्ता भी बनाया जा सकता है, लॉन्ग लास्टिंग। तो इसी के साथ विवाह, चुनौतियां और समाधान पर आधारित हमारी ये पड़ताल यहीं समाप्त होती है। इस सामग्री ने हमें शादीशुदा जिंदगी की कुछ हकीकतों और उनसे निपटने के संभावित रास्तों से रूबरू कराया। हाँ, और जाते जाते एक बात सोचने के लिए छोड़ना चाहूंगी जो इसी स्रोत से उपजती है। हमने देखा कि ये सामग्री मुख्य रूप से समस्याएं आने के बाद उनसे निपटने, मतलब कोप करने के समाधानों पर केंद्रित है। हाँ, रिएक्टिव अप्रोच। बिल्कुल। लेकिन क्या ये संभव है कि जोड़े कुछ कदम पहले ही उठाएं, प्रोएक्टिव हों? क्या रिश्ते की शुरुआत से ही कम्युनिकेशन, आपसी समझ और वो फ्लेक्सिबिलिटी, उसकी ऐसी नींव डाली जा सकती है कि ये चुनौतियां या तो आए ही नहीं, या अगर आए भी तो उनका असर कम हो और उनसे निपटना आसान हो? शायद इस पर भी गौर करने की जरूरत है। सिर्फ बचाव नहीं, बल्कि पहले से ही रिश्ते को मजबूत बनाने पर ध्यान देना, प्रिवेंशन। तो दोस्तों, आज की बातचीत में हमने जाना कि विवाह में आने वाली चुनौतियां कोई असामान्य बात नहीं है। संचार को प्राथमिकता देना, साथ मिलकर आर्थिक निर्णय लेना, अंतरंगता पर खुलकर बात करना और कठिन परिस्थितियों में मदद लेना, यही वे रास्ते हैं जो रिश्ते को संभालते हैं और मजबूत बनाते हैं। विवाह एक यात्रा है जिसमें प्यार और समझदारी दोनों ही जरूरी है। याद रखिए, कठिनाइयां हमेशा रिश्ते को तोड़ने नहीं, बल्कि उसे और गहरा बनाने का अवसर भी देती हैं।
अगर आपको यह एपिसोड अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों और प्रियजनों के साथ जरूर साझा करें। और हाँ, स्पॉटिफाई, जियो सावन या जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप सुन रहे हैं, वहाँ प्यार ही जिंदगी है शो को फॉलो करें। यदि आप YouTube में सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले एपिसोड्स आप तक तुरंत पहुंच सकें। आपका सहयोग और सुझाव ही हमें आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, एक नए विचार और नए दृष्टिकोण के साथ। तब तक के लिए प्यार कीजिए, प्यार बांटिए, क्योंकि प्यार ही जिंदगी है।